हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में आपका। दोस्तों, आज मैं ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर जो है जल जल संसाधन उसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। तो इस पूरे चैप्टर को देखने के लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जल संसाधन। जल संसाधन यानी जो पानी है, जो वाटर है, जो जल है और जो हमें वो मीन्स के रूप में, संसाधन के रूप में प्राप्त होता है, उसी को हम कहेंगे जल संसाधन। जल की अगर बात करें तो जल पृथ्वी का 3/4 भाग जल पाया जाता है। यानी 71% पृथ्वी के जो पृथ्वी का पूरा आवरण है, उस पृथ्वी के आवरण में 71% जल पाया जाता है और 29% केवल स्थल पाया जाता है, यानी जमीन पाई जाती है। तो इस 3/4 भाग में जल होते हुए भी जल हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि 96.5% जल सागर और महासागरों में जल पाया जाता है, जो कि खारा है, जो कि पीने लायक नहीं है, उपभोग करने लायक नहीं है। तो इसलिए क्या है, इतना जल होते हुए भी हम आज पानी के लिए परेशान हैं, पानी पीने को नहीं मिल रहा है। तो उसका यही कारण है कि उसका 96.5% जल कहाँ पाया जाता है? सागरों में पाया जाता है और महासागरों में पाया जाता है। और केवल 2.5% जल ऐसा है जो कि पीने योग्य है, यानी ड्रिंकिंग वाटर है। इसमें भी जो 2.5% जल है, इसका 70% जल हमें हमारी पहुंच से दूर है। यानी क्या है, वो बर्फ की शीट के रूप में, ग्लेशियर के रूप में, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वत चोटियों में, जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट हो गया, कुछ ऐसी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जहां पर एक शीट के रूप में, चादर के रूप में वहां पर संचित है। और केवल 30% जल ही क्या है, भूमिगत जल है, जिसे जो कि पीने योग्य है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल लगातार ग्राउंड वाटर जो है, भूमिगत जल है, उसका भी लगातार सिंचाई के लिए उसको जमीन से निकालकर सिंचाई की जा रही है, जिसके कारण क्या होता है, जो वाटर लेवल है नीचे नीचे गिरता जा रहा है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक समस्या बनती जा रही है। चलिए दोस्तों, ये तो जल के बारे में मैंने बताया कि जल कितना है और उसका कितना परसेंट पीने लायक है और भूमिगत जल की कितना परसेंट है, पूरे ड्रिंकिंग वाटर का परसेंटेज कितना है भूमिगत जल का। अब मैं बात करता हूँ बांध क्या होता है। तो सिंपल तरीके से आप जानते हैं कि बांध क्या है, आपने बहुत सुना, पर जब लिखने को आता है, परिभाषा लिखना होता है, तो हम इसके लिए जरूरी होता है कि हमें एक फैक्ट के रूप में एक एग्जैक्ट परिभाषा हमें आती हो। तो बहते जल को रोकने, दिशा देने, बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। बांध क्या है? जैसे जल बह रहा है, अब बरसात होती है, बरसात के दिनों में नदी तेजी के साथ नदी में पानी बहता है, तो उस बहते हुए जल को रोक देना, रोक करके या दिशा उसकी बदल देना, क्योंकि एक ही क्षेत्र से होकर पानी जाता है तो वहाँ बाढ़ आती है, उसकी दिशा बदलने, बहाव को कम करना। बहुत तेजी के साथ पानी बह रहा है, बांध बन जाने से बहाव कम हो जाता है, पानी ठहर जाता है। खड़ी की गई बाधा है, जिससे 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 क्या होता है, जलाशय बन जाता है, झील बन जाती है, जल भरण बन जाता है, यानी क्षेत्र, जल का एक बड़ा सा क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं बांध। और इन बांधों की चूंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इतना इनका महत्व है, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा। इनकी उपयोगिता के कारण, इतनी ज्यादा उपयोगिता है, जिसके कारण बांधों को क्या कहा कि ये भारत के, आधुनिक भारत के ये मंदिर हैं। अब बांध से लाभ क्या क्या होते हैं? तो पहला लाभ होता है सिंचाई होती है, ठीक है। दूसरा होता है विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ऊंचे से पानी को गिराया जाता है नीचे, और टरबाइनों के द्वारा क्या होता है, टरबाइनों से बिजली फिर उत्पन्न की जाती है। दूसरा, घरेलू और औद्योगिक जल आपूर्ति होती है, घरेलू उपयोग के लिए तथा औद्योगों में जल की आपूर्ति इन्हीं बांधों से की जाती है। और अगला है, बाढ़ को नियंत्रण किया जाता है, बाढ़ भी नियंत्रित होती है। जो बहुत तेजी के साथ बहता हुआ पानी आता है तो क्या होता है, वो बाढ़, और बांध में क्या होता है, बांध में इकट्ठा हो जाता है पानी, फिर धीरे धीरे उसका हम उपयोग करते रहते हैं। अगला है मनोरंजन तथा पर्यटन। यहाँ पर लोग आते हैं, बड़े बड़े बांध होते हैं, नौकाएं चलती हैं, लोग आकर एंजॉय करते हैं, नौकाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस पानी में, जल में घूमते हैं, देखने आते हैं। नदी घाटी परियोजनाएं हो गई,
तो ये सब कुछ पर मनोरंजन और पर्यटन तथा नौका चालन भी यहाँ किया जाता है। और अगला है मत्स्य पालन। यहाँ पर इन बांधों में मछली का पालन भी किया जाता है, तो ये भी काफी उपयोगी है। अब एक बात आती है नदी बेसिन। आपने बेसिन बहुत यूज किया हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, तो बेसिन का आकार कैसा होता है? बेसिन का आकार ऐसा, और फिर नीचे की तरफ से पानी निकल जाता है। तो नदी बेसिन यानी एक मुख्य नदी है और उसमें सभी चारों तरफ से नदियां आकर के मिलती जाती हैं, और एक नदी मेन नदी होती है और उसमें चारों तरफ से नदियां मिलती जाती हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र जो होता है उसी को हम कहते हैं नदी बेसिन। जैसे गंगा बेसिन हो गया, ब्रह्मपुत्रा बेसिन हो गया, सिंधु बेसिन हो गई, अमेजन बेसिन हो गई, कुछ ये नदी बेसिन यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है, तो इसे भी आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला होता है भूमिगत जल। भूमिगत जल क्या है? तो मृदा के नीचे बिछे हुए शैल आस्तरण है, जो छिद्रों और परतों में एकत्र होने वाला जल, जो पानी बरसता है और वो धीरे धीरे रिस करके एक लेयर के रूप में, एक परत के रूप में नीचे जमा हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं भूमिगत जल। और इसी जल का लगातार जब दोहन होने लगता है, लगातार उसको निकाला जाता है बाहर, तो धीरे धीरे क्या होता है, इसकी ये नीचे चला जाता है ग्राउंड वाटर, और आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पालर पानी क्या है। एक शब्द आता है पालर पानी। तो पालर पानी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में वर्षा जल का सबसे शुद्ध रूप होता है, उसी को हम कहते हैं पालर पानी। तो इससे भी आपको याद रखना है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? ये बहुत इजी है कि वर्षा को एकत्र करना, वर्षा जल को गड्ढों में एकत्र करना तथा उसका पुनः उपयोग करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। विद्युत जल क्या? जल विद्युत क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि जब ऊंचे स्थान से जलधारा को नीचे गिराया जाता है और टरबाइन लगे होते हैं, उन टरबाइन संयंत्र से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, वही विद्युत क्या कहलाती है? जल विद्युत होती है। ये सबसे अच्छा संसाधन है, रिन्यूएबल संसाधन है, इससे कोई नुकसान प्रकृति को नहीं है। जबकि ताप विद्युत की अगर बात करें तो ताप विद्युत में कोयला लगता है, यूरेनियम लगता है, तो इस तरह से उसमें काफी नुकसान होता है, काफी खर्चा होता है, और ये अत्यंत सस्ती होती है तथा बस इसको एक बार लगाने में थोड़ा खर्च करना पड़ता है, बाद में तो इसमें कोई खर्च ही नहीं आता, केवल जल विद्युत जल से उत्पन्न की जाती थी, और बार बार हम जल को उपयोग भी कर सकते हैं। जलप्रपात क्या है? नदी घाटी के मध्य में ऊंचाई से गिरने वाला झरना ही जलप्रपात कहलाता है। जलप्रपात जैसे नदी बह रही है और नदी एक ऊंचाई से जब नीचे की तरफ गिरती है, तो वहां पर जलप्रपात का निर्माण होता है। जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये आपको बताना है। भारत में कौन सा है? कुचिकुल है। भारत में कुचिकुल जलप्रपात है। ठीक है, कुचिकुल भारत का हो गया, दुनिया का आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसे मुझे बताओगे कि भारत का दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ठीक, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं यानी बहुत से उद्देश्यों को जो पूरा करती हैं, वही बहुउद्देशीय परियोजनाएं। यानी नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों की जब पूर्ति की जाती है, तो उसी को कहते हैं हम बहुउद्देशीय परियोजना। अब इसके लाभ क्या होते हैं? जो लाभ आपने देखा बांधों के लाभ, ये जितने भी लाभ आपने देखा वही लाभ इसके लाभ होते हैं। यानी नदी घाटी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, यही पूरे लाभ सेम टू सेम आप यहाँ लिख दो। ठीक है, तो इससे भी आपको याद रखना है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है? बांस तो आप जानते हैं, बांस एक घास है जो कि ऊंची ऊंची होती है, और उसमें क्या होता है, बीच में पोल रहता है, बीच में छेद रहता है, और उसी से क्या होता है, उसी से पाइप की तरह हम बना लेते हैं। तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है? नदियों और झरने के जल को बांस के बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके सिंचाई करना ही बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहलाती है। वो बांस की नलियां होती हैं और उसको क्या खेत में चारों तरफ ऐसे डाल दिया जाता है, और यहीं पर फसल लगी होती है। जहाँ फसल लगी होती है वहां पर बूंद बूंद के रूप में पानी चूता रहता है और उसी से सिंचाई होती रहती है। तो जल काफी बचता है और जल का अच्छे से उपयोग हो जाता है सिंचाई के लिए, पौधे को बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है। प्रमुख बांध है यहाँ पर, और या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं और उनसे संबंधित नदियां हैं, और कौन कौन से राज्य प्रभावित हो रहे हैं, उससे लाभान्वित हो रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आपको यहाँ बताया। जैसे भाखड़ा नांगल बांध जो कि सतलज नदी पर है, ये आपको याद रखना। कैसे याद रखिएगा? तो आप भास याद रखो या नास याद रखो। नांगल बांध परियोजना किस पर है? तो सतलज नदी। इससे प्रभावित होने वाले राज्य कौन से? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, इससे प्रभावित होने वाले राज्य।
इससे लाभान्वित, इनको जो प्रॉफिट होता है। हीराकुंड बांध महानदी पर है जो कि उड़ीसा में है। हीरा से आपको हीम याद रखना है, हीमोग्लोबिन यानी हीम को याद रखना है। और हीम हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर। और ये इससे प्रभावित होना लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा इससे लाभान्वित राज्य। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदे नदी पर है जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान लाभान्वित होने वाले राज्य है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इससे भी याद करो। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन, अरे अर्जुन और कृष्ण एक साथ रहते थे तो उससे भी आपको याद है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर अर्जुन और कृष्ण एक साथ रहते थे तो आपको ये बहुत आसानी के साथ याद हो जाएगा। ठीक है, और रिहंद बांध रिहंद नदी पर जो कि उत्तर प्रदेश से लाभान्वित हो रहा है इससे। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर जो कि राजस्थान में, राजस्थान प्रभावित होने वाला राज्य, लाभान्वित होने वाला राज्य है। सलाल परियोजना जो कि चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर इससे लाभान्वित होता है। इसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर है, इससे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा लाभान्वित होते हैं। पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर है जो कि कर्नाटक इससे लाभान्वित होता है। इदुक्की परियोजना पेरियार नदी पर जो कि केरल राज्य से लाभान्वित होता है। तो ये कुछ थी मुख्य नदी घाटी परियोजनाएं तथा उनसे लाभान्वित होने वाले राज्यों के बारे में मैंने बताया। ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है, तो किसी दिन मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको इसके बारे में पूरा वीडियो इसी से रिलेटेड बना दूंगा। तो इतना आपको अभी याद है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, तो आज बस इतना ही। नमस्कार।